20 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मई से अब तक जो पाकिस्तान की करेंसी है वो 12% तक गिरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास भी पेरिस में 3 रोज़ा जारी है। पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि हम जल्द ही IMF से अपने मुआहदा जो है उसके कर्ज के जो शराइत हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। ये भी हमारा मौजू होगा। इसके अलावा एक अहम तरीन मौजू यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर आज आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदा स्टीफानो पोंतिकोरो ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मजीद उसने क्या मामला तय पाए और खिते की क्या सूरत हाल, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी तजियागार उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले बलूचिस्तान का मामला है, करारदाद पेश हो चुकी है, जाम कमाल सब डटे हुए हैं, 33 सरकार ने आज हमायत भी की है। मामला ऊँट किस करवट बैठेगा सर? देखिए, बात यह है कि तादाद तो वो बताते हैं कि 33 है, 65 की असेंबली में, और ये भी कहते हैं कि 5 आदमी हमारे अगवा कर लिए गए हैं। अब जिस दिन इजलास होता है उस दिन कितने लोग आते हैं ये तो कुछ तय नहीं है। लाजमी नहीं कि वहाँ आए और वो एब्सटेन करें या वोट न दें या किसी को वोट न दें, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो आते ही नहीं है तो वो, आप अभी कह रहे थे चांगा मांगा की बात कर रहे थे, बैठे सर, वहाँ भी कोई चांगा मांगा मौजूद है? वो भी वैसे नाम तो बेचारे नवाज शरीफ का लगा, पीछे तो कुछ और थे ना, तो हमारे दोस्त जो नाकाम हुए, जो हुआ नहीं करते आमतौर पर नाकाम। बेनज़ीर बड़ी काया थी, उसने भी बड़ा काम दिखाया था। जाम कमाली बड़ी मामूली आदमी नहीं है, बाप दादा दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और कहते हैं कि इनका कसूर ये है कि इन्होंने बहुत फेयर तरीके से गवर्नेंस करना चाहिए, और बलूचिस्तान में इसका रवाज नहीं है। वहां तो ये रवाज है कि 1-2 अरब रुपया फंड्स का अपने बंदों को दो और वो आपके लाए, बाकी वो सेनेट में कमा लेंगे बकौल किसी के। मतलब इस तरह का वो एक मजाज था। दुकानदारी बंद हो गई सर के आने से। हाईवे बनी जो ना तेहरान से शुरू होकर कोयटा, कोयटा से कराची, वो कंकरों का एक ढेर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब बनी थी तब भी ऐसी थी। वो लूट मार का जो बाजार वहां गर्म होता है वो अपनी जगह। लोग कहते हैं कि ये चूंकि इनकी गवर्नेंस टफ थी इसलिए ये सारा इकदाम। सर वो कहते हैं सर कि किसी से मशवरा नहीं करते थे, अपनी मर्जी से हुकूमत चला रहे थे। और किससे पूछे चलाएं? सरदारों से पूछ के चलाएं? कितने सरदारों से पूछें? खैर मैं कुछ साथ नहीं देता। इस वक्त मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन इलेक्शन वोटिंग होगी उस दिन कितने उनके साथ होंगे और कितने असेंबली में नहीं आएंगे। एतमाद तो सर भागा उनका भी नहीं जी, कितने असेंबली में नहीं आएंगे। और ना आने वालों के बारे में ये भी कहा जाएगा कि इनको अगवा कर लिया गया, और ये भी कहा जाएगा कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से वो सही। और ये भी हो सकता है कि बाद में वो कुछ कहे भी ना। जब एक बार करारदाद फेल हो जाती है तो 6 महीने तक जी वजीर आला पक्के हो जाएंगे। सही। और फिर दूसरी बार करारदाद पेश करते हुए तो आदमी सोचेगा। ये दाद देना पड़ती है कि आमतौर पर सनाज जहरी के खिलाफ करारदाद पेश हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अख्तर नगल की कोलिशन टूट गई थी, नो कॉन्फिडेंस का मौका नहीं आया था। तो ये कैसे गुजरती है, क्या आता है सूरत, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इससे बलूचिस्तान की सियासत का अंदाजा लगाया जाता है। सर इस मामले पे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरदार नवाब गोश बख्श बारूज़ई साहब। अंदर की बात जानते हैं। जी हमारे बड़े मेहरबान है जी। ये बलूचिस्तान को इनसे ज्यादा तो कुछ जानता नहीं है, यानी कि सच्चे पाकिस्तानी भी हैं और बलूचिस्तान को समझते भी हैं। बहुत अच्छी तरह इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारूज़ई साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे प्रोफेसर साहब? सर आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आप बताइएगा कि क्या नक्शा है इस वक्त? नक्शा देखिए जी, हम यहाँ दूर से बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन मेरे सामने उस वक्त से पहले दिन से डे 1 से मैंने आपसे पहले भी बात हुई, आज भी कई दोस्तों से बात हो रही थी। जी। मैंने कहा आप देख लीजिए कि हमारी पाकिस्तान की सियासत, फिर बलूचिस्तान की खास तौर पे ऐसी पार्टियों का फेल्योर है। आप देखें जनाब कि अमूमन होता ही है कि एक पार्टी की हुकूमत अगर बदलती होती है तो वो पार्टी खुद ही उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैसला करती है, या उनका जो है ना सेंट्रल प्रेसिडेंट ये क्या कहते हैं उसको, अपना फैसला करता है। मैं आपको बताऊं प्रोफेसर साहब के 1975 में जाम गुलाम कादिर वजीर आला थे और उनकी हुकूमत को दिसंबर 1975 में वो तोड़ दिया गया। पता है चार्ज क्या था? नाअहली और बदुलवानी के उसके ऊपर जी चार्ज के ऊपर अपनी पार्टी ने
उनकी पार्टी को जो है ना पार्टी गवर्नमेंट तोड़ दी, गवर्नेंस रूल प्रोक्लेम हुआ। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट बनी जिसकी में मेरे वालिद बाद में चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है जनाब, तो पार्टियां इस तरह से एक्ट करती हैं। बाप में भी अगर गड़बड़ थी तो बाप का ही कोई बंदा होता। अब तो देखिए जनाब कि अपोजिशन जो है, जिसको पीडीएम कहते हैं ये लोग, ठीक है जी, उनकी तरफ से एक टेबल हुआ है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, और 16 या 14 एमपीए ब्रेक अवे होके चले गए उनके साथ। तो फिर मैंने हमेशा पूरा से भी कहा दोस्तों को कि भाई अगर आपने सियासत करनी है, अपोजिशन ने करनी है, तो फिर ये है कि अपोजिशन ने टेबल किया है नो कॉन्फिडेंस, तो वो खुद अपना चीफ मिनिस्टर लाए, ताकि अब पता चले लोगों को कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी आ गई है, कि यहाँ पे एक हुकूमत जाती है और एक ऐसी पोजीशन आती है जिसकी कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जोर है, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे जो है ना प्रेशर्स हैं, पीडीएम मतलब। लेकिन ये कि अब अंदाजा कीजिए कि अपनी ही पार्टी, क्योंकि मंशूर कोई नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना है। फायदा भी सब उठा रहे हैं लेकिन क्वांटम शायद कम रहा, तो वो चाहते हैं कि हमारी क्वांटम ज्यादा हो, हमको कुछ ज्यादा फायदा हो। तो कुछ लोग समझते हैं कि वी आर लेट डाउन, हमको उतना कुछ नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए। और फिर वो जो स्पीकर साहब हैं हमारे या दूसरे चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं जी। कुछ दिन पहले तो जान जमाली साहब जो साबिक वज़ीर रह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि हम पार्टी को बचाएंगे, अपने ये करेंगे वो करेंगे। अब ये जाने, इनका काम जाने, लेकिन बलूचिस्तान इन क्वेश्चन है, हम पे जगहसाई करवाने में सबका हाथ है, अपोजिशन या गवर्नमेंट, किसी की ने भी ये नहीं सोचा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब आप याद कीजिए, जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि मैंने बलूचिस्तान को फेस देना है, मैंने बलूचिस्तान का नाम उठाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए गलत किया होगा, लेकिन मैंने सूबे का नाम ऊंचा कर दिया था। तो अब ये कि डर्टी पॉलिटिक्स है, अपनी जात के लिए हर कोई सोच रहा है। अब ये है कि वो देखते हैं कि अब के कुछ मिला हमको तो ठीक, शायद आने वाले सेटअप में इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर दोबारा ना बन सके, यही वजह और कुछ भी नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तादाद तो उन्होंने दिखा दी 33 है, लेकिन बहुत से लोग जो है उस दिन नहीं आते। उनको कुछ लोग कहेंगे पकड़ लिया गया, कुछ लोग कहेंगे कि वो गैर हाजिर रहे, वो लोग भी पता नहीं क्या कहें क्या निकलेंगे। अगर उस दिन फैसला हो गया कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो फिर अपोजिशन चाहे कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो, तो इसमें किसको फायदा हो? अगर अपोजिशन को चीफ मिनिस्टर नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपकी बिल्कुल बात सही है प्रोफेसर साहब। अर्ज करूं आपसे कि मतलब ये कि आज से ही ये बातें चल रही हैं, मैंने पढ़ा है, अभी मीडिया पे पढ़ा है कि वो कहते हैं हमारे 5 बंदे नहीं आए, 5 बंदे जो नहीं आया ही कंसिडर्ड टू बी मिसिंग। ठीक है ना जी, अब 5 तो मिसिंग आज इनके हो गए, एक शायद आ गया जान छुड़ा के कहीं से भी, बाकी कुछ और भी। ये गेम शुरू हो गई है, ब्लेम गेम। आपको पता है अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ एट ऑल यू फेल ब्लेम समवन। अब बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि लोग जो है ना, लोग जो है बल्कि बोलना बहुत जानते हैं, हकीकत उनको पता नहीं होती। जब आपको हकीकत पता हो और बोलना हो आपको, तब तो काम बनता है। अब ये ब्ले गेम चल रहे और बिल्कुल ये जमहूरियत की फतह होगी अगर अपोजिशन का वजीर आला आता है बलूचिस्तान में, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसको कहूँगा वाकई सही गेम है, वरना तो साजिश है। सब के सब अपनी मर्जी की गेम खेलते हैं और ब्लेम गेम इनकी अपनी है। बाप पार्टी का तो कोई मंशूर मुझे नहीं पता ना, ये कितनी पुरानी पार्टी है। नून लीग टूट गई, सनाउल्लाह जहरी को उन्होंने कहा कि जी हल्फ इस्तीफा दे दो, उन्होंने दे दिया। और मैं डे 1 से कह रहा हूँ जाम साहब से, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन मेरे जो टॉक शोज है कि इस्तीफा मत देना। अब वो क्या कहते हैं, सियासत में नो कॉन्फिडेंस को फेस करना मेरे ख्याल में कोई परेशानी की बात नहीं है। गिर गए तो भी जमहूरियत है, नहीं गिरे तो भी जमहूरियत है। कम से कम एक फेस बन जाएगा। ये और बात है कि जाम साहब पे जो इनके वो क्या इल्जामात हैं, उसमें सच्चाई भी हो सकती है, गलती भी हो सकता है। लेकिन मैं दोस्तों को सबको जानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई इतना ज्यादा वजन उनके उसमें नहीं है, एलिगेशंस में नहीं है। कद्दूस मिर्ज़ा ने 4 महीने की वजारत आला में जो काम किया मुझे पता है। उससे पहले अपना भूटानी सरदार साहब वज़ीर आला केयर टेकर मेरे वज़ीर आला रहे हैं जी, मुझे पता है उन्होंने आगे क्या तीर चलाना है। जमाली साहब भी वज़ीर आला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान के ऊपर रहम करे, बलूचिस्तान की आड़ में फिर पाकिस्तान पे रहम करे, सियासत को थोड़ा सा तो साफ कर दे। इनके हाथ में आ गया। अगर ये
अपोजिशन का वज़ीर-ए-आला लाने में कामयाब होते हैं तो मैं इनको वेलकम भी कहूंगा और अच्छा भी कहूंगा कि वाकई इन्होंने सियासी पॉलिटिकल गेम खेली। लेकिन अगर बाप, जिसको ये कहते हैं कि बाप पार्टी जो है वो नाजायज पार्टी है, खराब पार्टी है, इसने बनाई है, जिसने बनाने का नाम लेते हैं, तो उसके ही आदमी को लाना है तो फिर जान साहब भी ठीक है, तो आप बलूचिस्तान को क्यों ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं? ठीक बात है। मैं कहता हूँ जी, मैं ये देखिए, अगर ये तहरीक नाकाम हो जाती है, कामयाब होती है, तो वजीर आला नया चुनना आसान नहीं होगा। अपोजिशन अपना चाहेगी, वो अपना चाहेंगे, लेकिन अगर नाकाम हो जाती है 6 महीने के लिए जाम साहब बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि कोई तहरीक मतलब फिर 6 महीने नहीं है, फिर वो उसकी लिमिट वही होगी कि जब ये हुकूमतें खत्म होगी 2023 तक, या तो खत्म होंगी या फिर जैसे यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही है कि जनाब आज गए कि कल गए। बिल्कुल आप वाली बात सही, 6 महीने के लिए फिर जाम साहब मजबूत नहीं होंगे। कम अज कम फिर ये है कि अगर इनके स्टैंडर्ड से जाम साहब गलत काम कर रहे हैं तो मैं जाम साहब को आपके फोरम से कहूंगा कि भाई अपने आप में अपडेट लाएं और थोड़ा सा बलूचिस्तान का सोचे, इनका मत सोचे। जो काम अवाम का है अवाम के लिए सोचे, एमपीए के लिए मत सोचे। एमपीए आएंगे और जाएंगे, और ये लोग रहे हैं, हर पार्टी में रहे हैं प्रोफेसर साहब, मैं आपको बताऊं जी, हर पार्टी में, ये नहीं कि एक पार्टी में रहे, हर पार्टी का टोन इनमें है। तो अब कम से कम ये कि नौजवान लोग भी हैं, सरगर्म चुशीदा भी हैं, तो बलूचिस्तान के लिए आज आगे आए, ठीक तरीके से काम करें और जाम साहब को डायरेक्शन दें। अब कम से कम जाम साहब में मुझे सिर्फ एक बात ये होती है कि उनको मैंने जो कहा था, सजेशन दी कि फेस करे, वो फेस कर रहा है। वरना इससे पहले तो आपने बताया, जिन जिन बड़ों का नाम बताया उन्होंने असेंबली से रिजाइन कर दिया। मैं आपको एक और बात भी बताऊं प्रोफेसर साहब, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 2 मिनट लूंगा कि हेलो, ये आवाज आ रही है बिल्कुल जी। तो मैं अर्ज करूं कि मैं 1990 में जब असेंबलियां टूट गई थी जी, कौमी असेंबली भी टूट गई थी, 3 असेंबलियां तोड़ दी गई थी, लेकिन बलूचिस्तान की असेंबली नहीं टूटी 3 दिन तक। नवाब बुख्ती साहब वजीर आला थे, उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि जी मेरी तो मेजोरिटी भी है और ना मुझ पे करप्शन चार्जेस है, तो मैं नहीं तोड़ता। बहरहाल 2-3 दिन तक कोशिश करते रहे लोग। उसके बाद फिर चौथे दिन उनको बुलाया गया, उनके साथ चाय पी गई, उनको कहा गया तो उन्होंने यही कहा। तो उनके सामने फिर एक कागज रखा गया जिसके ऊपर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आनी थी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की रिक्विजिशन के लिए जी। तो उसमें मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर बन रहे थे जनाब, मैं आपको बता दूं ये। तो जब उनको कहा गया कि अगर आप नहीं तोड़ते तो आप फिर भी वजीर आला नहीं रहेंगे, हम ये असेंबली रिक्विजिशन के लिए जमा करा लेते हैं, उसके बाद बारूदी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वी विल मैनेज हिम। ठीक है ना जी, ये मैं आपको 1990 की बात बता रहा हूँ जो लोगों को पता नहीं है। ठीक है जी, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा ऐसे हुआ, जाम साहब कम अज कम ये कि फेस कर रहे हैं, ये अच्छा है, पॉलिटिकली फेस करना चाहिए। गिरते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज कम ये है कि आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका बारूदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत हमारा अच्छा तज्जिया किया, हमारी बहुत शुक्रिया सरदार वाजे किया, हमारी रहनुमाई की। बलूचिस्तान की सूरत वही है जो बारूदी साहब बता रहे हैं, जरा भी फर्क नहीं है। वो काम कर रहा है यार, करने दो उसको। अगर उसको हटा के आपकी पार्टी का बंदा नहीं आ रहा, अपोजिशन को नहीं आ रहा, तो अपोजिशन कुत्ते ने काटा कि वो इन्हीं की पार्टी के किसी दूसरे आदमी को इलेक्ट कराए, वो कराए। पंजाब वाली सूरत हाल है ना कि वो बिलावल भुट्टो कहता है कि जहाँ नो कॉन्फिडेंस दे, नून लीग कहती है क्या मतलब उसका? नो कॉन्फिडेंस दे के कौन आएगा? किसकी पार्टी आएगा? परवेज राय को देना है आपने या किसी जहांगीर तरीन के आदमी को देना है? हमें तो मंजूर नहीं वो। और इसके बगैर अगर आप मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा हाँ जी, हमसा शहबाज से भी हमने बात की मरियम नवाज को छेड़ने के लिए कि गोया मुखालफ पार्टी का, ओ भाई कोई नहीं, वो सारे एक हैं, भूल जाएं सब बातें। बहरहाल बलूचिस्तान के लिए आने वाला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 3 दिनों में, आज किसी ने कहा शायद 7 दिनों के अंदर उन्हें नो कॉन्फिडेंस की पेश करना पड़ेगी स्पीकर को और फिर फैसला हो जाएगा। सर अगर वो नहीं भी रहते, जैसे सरदार साहब ने कहा, आप भी कह रहे हैं, तो जमहूरियत की फतह है। अगर वो रहे तो जमहूरियत की फतह है, कोई हर्ज नहीं, मामला इसी पे खत्म होना चाहिए। अच्छा है, बलूचिस्तान के लोगों को भी जो एमपीए मुंतखब होकर आते हैं उन्हें सबक मिलना चाहिए कि लाजमी नहीं कि वो इकट्ठे मिल जाएं और गठ लें और हुकूमत का
त्या पांचा कर लें, उनको वही मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है मीर साहब, अब दूसरा हमारा मौजू है महंगाई, बेरोजगारी, अपोजिशन के जलसे जुलूस। आज रावलपिंडी में जो है वो लियाकत बाग के सामने से रैली शुरू हुई, कमेटी चौक पे ख़त्म हुई, मुख्तलिफ बयानात भी मौजूद हैं। जो पीडीएम ने फैसला किया था, आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया? देखें जी, बात ये है कि आज जो पिंडी में जुलूस हुआ है वो इस लिहाज से तो बहुत कोई गैर मामूली जुलूस नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ तहरीकें जब शुरू होती हैं तो ऐसे ही शुरू होती हैं, हल्के अंदाज से। और इस वक्त अगर तहरीक शुरू होगी तो ये नहीं है कि पार्टियों ने फैसला कर लिया है, पीडीएम से अलग होने वाली पार्टियों ने भी इकट्ठे होकर फैसला कर लिया है कि हमने मूवमेंट चलाना है, बल्कि आवाम तंग है, महंगाई का एक तूफान आ रहा है। हमारे डॉलर की कीमत में जिस तरह रुपए की कदर गिर रही है डॉलर के मुकाबले में, दुनिया में और कहाँ कदर गिरी है? इंडिया में गिरी है, बांग्लादेश में गिरी है। आपने डॉलर महंगा किया, पेट्रोल महंगा, आपने डॉलर महंगा किया, गैस महंगी, आपने डॉलर महंगा किया, आपकी गंदम महंगी, आपने डॉलर महंगा किया, आपकी चीनी महंगी, क्योंकि आप कहते हैं हम बाहर से मंगवाते हैं, फले बाहर से मंगवाते हैं, खुर्दनी तेल अब बाहर से मंगवाते हैं, हर चीज आप बाहर से मंगाते हैं। डॉलर की कीमत आप पे चढ़ाई थी ये कहकर कि हमारी बरामदत बढ़ेगी, ये तो दरामदत बढ़ गई। और उधर IMF कह रहा है आपको कि इस पर कंट्रोल करें। बहरहाल ये इन्होंने धरना शुरू किया है, और हमारी इतलात शायद ये भी है कि शायद शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है पिंडी में। और बहरहाल ये तो नहीं मैं कह सकता, इमरान खान डटे हुए हैं एक बात पे। सर अब देखते हैं कि सियासी पार्टियां क्या सोच रही हैं। नून लीग ने आज आगाज किया, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सदीकुल फारूक साहब। उनसे जानते हैं कि अंदर की क्या बात है। ये सीनियर रहनुमा तो है ही हैं, लेकिन सही मानों में सियासी कारकुन है। जी सर, सही मानों में जो ऐसे सियासी कारकुन होते हैं, एक लंबा अरसा इन्होंने मार खाई है। सर लाइन पे मौजूद है, वो लाइन पे मौजूद है, उनको बिल्कुल सलाम भी हमारा सदीकुल फारूक साहब। और वालेकुम अस्सलाम जनाब मीर साहब। जनाब हजूर, क्या सूरत हाल है? पिंडी में तो आगाज कर दिया आप लोगों ने, आप ही का शहर है, क्या क्या नक्शा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हालात वाकयातन बड़े दिगरगू हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जीना वल्ला मुश्किल हो गया है। मेरे घर ये 3-4 दिन पहले एक औरत आई, वो कहने लगी ना दाल खरीद सकती हूँ ना सब्जी। ठीक है। काली पत्ती का फीका कावा बनाते हैं, और रोटी कहीं से आटा मिल जाता है तो बस वो उस फीके कावे से बच्चे और हम रोटी खा लेते हैं। ये सूरत हाल है, बिल दिए नहीं जा रहे। तो तहरीक, आपको तो याद है कि 77 की तहरीक कैसे चली थी। हम भी उस वक्त जवान थे और मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। ठीक है। तो इस वक्त अगर अपोजिशन वाकईतन अवाम की मदद के लिए आगे न बढ़े और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए उनकी रहनुमाई न करे, उन्हें सड़कों पर लाने में पीसफुल अंदाज में आगे नहीं बढ़े, तो फिर मैं समझता हूँ अपोजिशन भी कौमी जो है वो जुर्म का इर्तिकाब करेगी। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये शुरू हुई, ये आने वाले दिनों में बिस्मिल्लाह हुई है, ये बढ़ेगी। लेकिन एक बात है जो अपोजिशन ने तय किया कि वो रहेंगे पूरा इंशाल्लाह, और इतना दबाव पार्लियामेंट के अंदर से भी आए, बाहर से भी, कि इमरान खान जो है उनके छक्के छूट जाएंगे। अवाम का कोई रास्ता नजर आता है आपको जी? डॉलर की कीमत खिसक रही है, कोई कब तक तेरे पहलू से खिसकता जाए? डॉलर तो खिसकता ही जा रहा है, हमारे बस में नहीं आ रहा। हमारी जो इनको नाज था, फख्र था कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल में बहुत गैप कर दिया है, वो भी बढ़ गया है। अब IMF कह रहा है कि असल में इन्होंने आते ही अपने लोगों को खुश करने के लिए ये हमाकत की कि इंपोर्ट्स बंद कर दी, तेल की इंपोर्ट बहुत कम कर दी, उससे लोड शेडिंग शुरू हो गई। वो कारखाने जो इंपोर्टेड मटेरियल, रॉ मटेरियल पे चलते थे वो बंद हो गए। जो कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह दरामद होती थी, उससे जो चीजें चलती थी वो बंद हो गई। CPEC को मुजमिद कर दिया, जो लगा दिया नैब जो है वो हर एक के पीछे तकरीबन लगा दिया, और खामखा लगा दिया। उससे ये हुआ सरमायाकार भी भाग गया, ताजिर भी भाग गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और इस तरह की बातें की कि मईशत बैठ गई। रुपया उस वक्त कमजोर होता है जब आपकी मईशत कमजोर हो, और रुपया उस वक्त मजबूत होता है जब मईशत मजबूत हो।
ठीक बात। तो ये जब मईशत तबाह करेंगे, अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, पॉलिसियों में तसलसल नहीं होगा, तो फिर ये जितनी मर्जी, इन्होंने $5 अरब तो मार्केट में फेंके पिछले महीने, लेकिन रुपया हाथ नहीं आया, वो 173 पे पहुंच गया। तो ये उल्टा जो है ना जी, ये वो कहते हैं ना कि तांगे के आगे नहीं घोड़ा, ये घोड़े के आगे तांगा जोत रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात यही है, हाँ, पूरी कौम दुखी है, पूरी कौम दुखी है। कोई एक शख्स मुझे नहीं मिलता जो इस बात की तारीफ करे कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अब तो उन लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है जो कहते हैं कि महंगाई से दब तोड़ के रख दिया है। जो हालिया सर्वे आया है वो हुकूमत की आंखें खोल देने के लिए काफी है। मीर साहब, इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे, अभी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है इंशाल्लाह। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पूरम सजाद में एक बार फिर खुश आमदीद। मीर साहब, महंगाई का तूफान तो यकीनन बहुत ज़ोरों पे है और लोग उससे तंग भी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास भी पेरिस में 3 रोज़ा जारी है और वहाँ पाकिस्तान के मामलों का जायजा भी लिया जाएगा। 27 नुकात में से 26 पर तो पाकिस्तान अमल कर चुका है। और आज गवर्नर जो है स्टेट बैंक के, उन्होंने भी बयान दिया है कि जल्द कौम को खुशखबरी देंगे और कर्जा जो है वो हासिल कर लेंगे। इस सारे मामले पर सर यही देंगे, कर्जा मिल गया है, डेफिनेटली कोई हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे $1 अरब के लिए हम मारे फिर रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ जाएगा और उसका सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं। पेट्रोल आप कहते हैं जी अवाम को अब पेट्रोल कार्ड इशू कर देंगे। यार ये क्या मुस्लिम तरीका इख्तियार कर रखा आपने। मईशत आपसे पाँव पे खड़ी नहीं होती। कभी गंदम कार्ड इशू करते हैं, कभी चीनी कार्ड इशू करते हैं, कभी दालें कार्ड इशू करते हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें कम करते हैं, फिर वो बढ़ जाती हैं। आपको अंदाजा है कि आपकी मईशत ही आपने तबाह कर दी है। आपने भाई डॉलर की कीमत दुनिया में महंगाई है, डॉलर की कीमत कहां बढ़ी है इतनी। पाकिस्तान में 12% वो कहते हैं मई के बाद बढ़ी है, आज मुफ्ता इस्माइल कह रहे थे। और बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में 1.8 और 1.2% बढ़ी है जी सर, मामूली सी बढ़ी है। फ्रिक्शन तो बढ़ती रहती है। यहां तो कहे ना कि डॉलर इतना ऊंचा जा रहा है कि दुनिया भर की करेंसियां उसके सामने सरनगू हो गई हैं। ऐसा नहीं है सर, हमारे खित्ते में ये सूरत हाल नगुफ्ता भी हो चुकी है। सर, इस पर माहिराना राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमूर मुआशा जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। बहुत बिल्कुल इनकलाबी आदमी भी हैं और माहिर मुआशियात भी हैं, वो हमें सारी सूरत। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम सर। सर बात यह है कि कहते हैं जी डॉलर तो काबू नहीं आ रहा महबूब की तरह, कोई कब तक तेरे पहलू से खिसकता जाए, चलता ही जा रहा है। और वो कहते हैं कि महंगाई दुनिया भर में है, हमारे यहाँ भी आ गई है, ये कहते हैं। लेकिन डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसियां तो इस तरह नहीं गिरी। इंडिया में कहते हैं, इंडिया और बांग्लादेश में 1.8% गिरी है, हमारे यहाँ 12% गिरी है। क्या हो क्या रहा है ये? IMF कर्जा भी नहीं दे रहा, FTF उनका इजलास भी कल हो रहा है। क्या 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 चक्कर क्या है? कोई रास्ता नजर आता है आपको जी? देखें सर, रास्ते तो होते हैं, ये नहीं है कि रास्ते नहीं होते, उनको इस्तेमाल। आपने एक लफ्ज सुना होगा, उसका नाम है इकोनॉमिक हिटमैन। जी जी बिल्कुल, वो जो पनामा में अर्जेंटाइन में जिन लोगों ने क्या मचाई थी। आपको भी ये तोहफा IMF ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर की शक्ल में दे दिया हुआ। हाँ हाँ, वो हमारा इकोनॉमिक हिटमैन है। हाँ जी, वो इकोनॉमिक हिटमैन है। उस किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ था मुआशी दहशतगर्द। जी, वो मुआशी दहशतगर्द ही है। ये जो 1-2 महीने में 20-30 रुपए 152 से उठ के 174 तक चला गया डॉलर, ये सिर्फ मईशत नहीं हो सकती। हमारी जो इस 2-3 महीने में $2 बिलियन ज्यादा हुआ है डेफिसिट करंट अकाउंट्स का। अबाउट $5 बिलियन ज्यादा हुआ है ट्रेड डेफिसिट। तो उससे इतना फर्क डॉलर में नहीं पड़ सकता, स्वयं जब आप इन हाउस ट्रेडिंग करते हैं, स्वयं जब आप अपने दोस्तों से स्पेकुलेशन कराते हैं, ताकि ये इकोनॉमी इतनी बैठ जाए कि फिर हम IMF और उसके जो दोस्त हैं उनकी बातें मानना शुरू करते हैं। इकोनॉमी वीक है, मैं इस पे मानता हूं। इकोनॉमी में इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इकोनॉमी को स्टेब्लिश कर ले।
स्वाय कर्जे देने के कर्जे तरीके नहीं थे। आपको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, अगर कैपिटलिज्म है तो छोटे छोटे बिजनेसेस चलाने और उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत देनी चाहिए थी। आपने कोई ऐसी चीज नहीं दी। आपको अब आके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मगर मैंने आज तो अखबार आया ही नहीं है, ये टैक्सेस जो हैं उसको 10% पे ले आना चाहिए था इनडायरेक्ट, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर देने चाहिए थे। आपने जो 26% टैक्स रखा हुआ है इस पे पेट्रोलियम पे, उसको अदा करें। ये आपके पास तरीके हैं, मगर अगर आप ये टैक्सेस कम करते हैं तो फिर आप अपने घर नहीं चला सकते मुफ्त कारों और मुफ्त बिजली और मुफ्त तेल से। सवाल सिर्फ इतना है कि आपने इकोनॉमी चलानी है या गवर्नमेंट चलानी है। ठीक है, ठीक है। हम गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, हम इकोनॉमी नहीं चलाना चाहते। हम समझते हैं कि वो खुद ही चल जाएगी। हमने गरीब आदमी के लिए लंगर खाने खोल दिए हैं कि जिसको खाना चाहिए, बट इकोनॉमी एक सीरियस इशू है। इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, जॉब क्रिएशन होनी है, एक्सपोर्टेबल आइटम्स पैदा होने हैं। कई जगह आपको खुर्दनी तेल में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कहाँ आपने ये फैसले किए? कारें बेच के, कारें खरीद के इकोनॉमी नहीं चलती सर। आपको सिर्फ टेक्सटाइल बेच के जो 1% है वर्ल्ड ट्रेड पे इकोनॉमी नहीं चलेगी। आपको वैल्यू एड चीजें बनानी पड़ेंगी, ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी जो आप बाहर अफ्रीका में, चाइना में, अपने इर्द गिर्द मुल्कों को बेच लें। वो बेशक असला हो, आप बेचें तो सही, आप बनाएं तो सही, फिर स्टेबलाइज होगा ना। मगर उसके साथ साथ आपको कैप करना पड़ेगा ये डॉलर 174 पे। ये हिटमैन के आगे आपने कानून बना दिया कि आप उनको कुछ नहीं कहेगा पाकिस्तान का कानून, तो फिर तो उनको खून माफ तो कर दिया आप। तो अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ हमें पता लगा है कि करप्शन भी है, ना एलियत भी है हमें। और जो गेम्स थे हमारे, आज से कुछ महीने पहले आप सुन रहे थे प्राइम मिनिस्टर को कि हमने कर्जे वापस कर दिए हैं, हमने डिफिसिट खत्म कर दिया है, हमारा सरप्लस हो गया फॉरेन। वो किधर गया है सारा? हाँ, ठीक बात, सही। हम जब इकोनॉमी को रिवाइवल की तरफ जा रहे थे तो आपके अपने अंदर लोगों ने, उसमें मिनिस्टर्स भी होंगे, उसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी होंगे, उन्होंने आपकी जो है इस डॉलर को जब स्पेकुलेटिवली खरीदना शुरू किया है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान खरीद के ले गया। सवाल ये है कि अफगानिस्तान ने उसके बदले में आपको दिया क्या है? रुपया। इन्फ्लेशन कर दी ना आपके मुल्क में, अगर अफगानिस्तान ले गया बिलियंस ऑफ डॉलर, तो वो रुपया आपने, पहला काम ये करना चाहिए था कि आप अपने बड़े नोटों का रंग बदल देते, तो आप अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर लेते। 5,000 का अगर लाल नोट हो जाए तो ये जो ब्राउन नोट है खत्म हो जाएगा। 1,000 रुपए का अगर आप रंग बदल दें तो लोगों के पास जो इतना कागज है वो कागज हो जाएगा, ब्लैक मनी कंट्रोल हो जाता है। आप क्यों नहीं ये डिमोनेटाइजेशन करते? भुट्टो साहब ने की थी 71 की वॉर के बाद। आपको इसको फ्री फ्लो नहीं करना चाहिए, आपको स्पेकुलेशन है। अब आप देखें ना कि पैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट से उठा के डॉलर में लगा दिए, करप्शन का पैसा डॉलर में लग गया, तो आप क्यों इजाजत दे रहे हैं? ये सब स्टेट की रिट और स्टेट का कंट्रोल तो इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी से ही होता है ना सर। और इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ना आपकी एग्रीकल्चर ठीक है, ना आपकी इंडस्ट्री ठीक है, ना आपकी सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्टेबल है। आपके पास डॉक्टर्स थे, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। आप क्यों नहीं मेडिकल टूरिज्म करते कि इर्द गिर्द के दुनिया के लोग यहाँ आके अपना इलाज कराएं? और आप, और टूरिज्म के सिर्फ सैरो तफरी तो नहीं है। खेलें अगलों ने आप पे अटैक किया, न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम नहीं आई, तो और बाकी गेम्स भी तो हैं आपके पास, हॉकी, फुटबॉल एंड सच फोर्थ। कहाँ आपकी सारी सियासत का नजर किया हुआ है? इसका मतलब है विजन ही नहीं है आपके पास कि कहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये आपके पास इतना फल है, इतना ड्राई फ्रूट है,
आप उनको पैकिंग करके उनके वैल्यू ऐड करके इर्द गिर्द के मुल्कों को बेचें, अमेरिका बेच तो सकते हैं ना। दूध है, उससे पनीर क्यों नहीं बनाते आप? ठीक है, सही है। तो मैं तो जेम स्टोन की बात भी करता हूँ, सोने की कान की बात भी करता हूँ। वो किस लिए है ये सारी चीजें? ठीक बात, ठीक बात। डॉक्टर साहब, तो वो आपकी FATF से विजन ही हमें नहीं कोई है। रिलीफ मिल क्या जाएगा करें आप? सर? FATF से कोई हमें रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि एक नहीं नुकता सर, रह वो गया। नहीं मिलेगा। उसकी वजह एक सिंपल है, उन्होंने एक शर्त लगाई है जो आपने पूरी नहीं की। वो शर्त ये है कि आपने सजाएं कितनी दी हैं करप्शन पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, टेरर फाइनेंसिंग पे, आपने एक भी सजा नहीं। ठीक बात है। जब तक आप दुनिया को दिखाते नहीं है कि इन लोगों को हमने सजाएं दे दी हैं, आपने तो वो मुकमका कर लिया है ना जी कि इतने पैसे दे दो और तुम आजाद मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो वो तो नहीं मानते। अभी जो आपने 2 पकड़े हैं या 3 पकड़े हैं ये फॉरेन एक्सचेंज वाले के जी ये स्मगलिंग कर रहे थे, तो आपने खुद ही बता दिया उनको कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो कैसे आपको आपकी बात मान लेंगे? ठीक तो बात। बड़ी सीरियसली आप कुछ लोगों को जो आपकी मुल्क की इकोनॉमिक उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप सजाएं तो देना, दुनिया को दिखाएं जैसे कि आप सीरियस हैं। डिले किस बात की है? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। ठीक तो बात जब है। तक आप सजाएं नहीं देंगे, आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते। हाँ, अगर आप सियासी ड्रामे लगाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत हाँ, शुक्रिया तो आपका डॉक्टर पाकिस्तानी साहब। को मान जाएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका कैद असलम साहब, आपने हमारी रहनुमाई की, आंखें खोल के रख दी। बहुत शुक्रिया इसको डॉक्टर सूरत हाल क्या है जी। बात यह है कि हम फंस चुके हैं। कट्टा छट्टा खोल दिया सर इन्होंने उन्होंने जब सारे का सारा। डॉलर की कीमत को कम करना शुरू कर दिया था, भाई जितनी कर सकते थे वो तो आके मुफ्ताह इस्माइल ने कर दी। इंटरिम गवर्नमेंट ने जब की तो सत्यानाश करना शुरू कर दिया। शमशाद अख्तर वो थी आदमी IMF की, हमारी स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही है, लेकिन सबको मालूम है कि IMF की नुमाइंदा है, अब भी है कोई हमारे किसी ओहदे पर। और उसके बाद तो आने वालों ने धड़ाधड़ इसकी कीमत कम करनी शुरू कर दी। अब इस कीमत डॉलर की 180 तक जानी है। ना कोई अफगानिस्तान का इश्यू है, ना कोरोना का है, ये वादा कर चुके हैं शुरू से। अच्छा, ये एक 160 का किया था, वहां पहुंची, फिर कहा 180 हम साल के आखिर तक ले जाएंगे। ये ले जाएंगे सर हमने नोट भी तो बहुत छापे हैं सर। नहीं जी, नोट तो छपते हैं ना जी। आपकी मईशत चलती किस पर? नोट पे चलती है ना, उसकी गारंटी होती है। अब आपकी मसला ये पैदा हो गया है कि उन्होंने कहा है कि जो जाली नोट पड़े हैं, यानी कि गैर कानूनी दौलत है, उसको आप डिमोनेटाइज उस तरह ना करें, आप नोटों का रंग बदल दें। सर इंडिया में ऐसे हुआ था मोदी की सरकार हुआ में? था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम पैदा हो गए थे। पाकिस्तान में भी हुआ था या खान के जमाने के बाद। उस जमाने में बड़े से बड़ा नोट 500 का होता था, 500 के नोट बंद हुए थे, अब 5000 का है सर। तो ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पर, लेकिन ये कि डॉलर जिस तरह हमारे यहाँ से जाता जा रहा है, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। अच्छा मीर साहब, एक और मामला है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी आज सफारती तब्दीली भी की। इसके अलावा आर्मी चीफ से आज नेटो के सीनियर जो सिविल नुमाइंदा स्टीफानो पोत्रिकोरो, उन्होंने मुलाकात की और अफगानिस्तान के बड़ी खित्ते की हिम्मत है सूरत आपकी, हाल आपने नाम याद रखा हुआ है। जी सर। तो उन्होंने उनसे बातचीत भी की और खित्ते की सूरत हाल पर भी बात हुई, अफगानिस्तान के मोड़ पर भी बात हुई है। इस मामले पे दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब। फारूक हमीद साहब से हमारे दोस्त, हम उनसे और बात भी पूछना चाहते हैं। एक तो यही बात कि नेटो का सफीर मिले हैं, अमूमन पहले अमेरिका के मिलते रहे हैं, अफगानिस्तान पे क्या मसला है, चीन से हमारी दोस्ती से यूरोपियन यूनियन वाले तंग तो नहीं, परेशान तो नहीं, क्या होने जा रहा है, और हमारे यहाँ फैसले क्यों नहीं हो रहे? उनसे तो बहुत दिनों बाद मिले हैं आज, तो उनसे ये पूछना फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसी सूरत में हमारा जो साज तरीन अदारा है, जिसने हमारे स्ट्रेटेजिक मेरा मतलब आने वाले दिनों में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन होगा, इस फैसले को हतमी शक्ल देनी है, वो सरबराह ही नहीं बैठा हुआ वहाँ, वो अनाउंस ही नहीं कर रहे, पता नहीं जादू टूने में फंसे हुए, किसमें फंसे हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो गुफ्तगू की है वो आप सुन ली होगी, आप बताइए हम कहाँ खड़े हैं। दोनों बातें हैं, ठीक है, नेटो के बंदे मिल रहे हैं, अमरीकी भी मिल रहे हैं, सफीर भी आ गया है, नाज़मुल अमूर मिल रहे हैं, अपोजिशन के लीडरों से मिल रहे हैं, क्या और ये जादू टूना क्या है जी? सड़कों पे सुना आपका, एक मैंने कहीं इंटरव्यू चल रहा था और या मकबूल जान के साथ,
उसमें आप लोगों ने बहुत सी गुफ्तगू की है इस बात पे। अब तो शीरी मज़ारी की बेटी भी कहती है कि जादू टूने की अम्मी जान आप नाम नहीं लेने देती मुझे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल आजकल बनी है पाकिस्तान में हर लिहाज से, कि जहाँ तक कि नेटो के जो सरबराह यहाँ पे आए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, जाहिर बात है ये वही कड़ी है कि अमेरिका की जो शारजी फेज है वो भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। वो अलग बात है कि पहले वो मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब से भी वो मिली है लाहौर में। तो मसला तो सारा ये कि नेटो वाले तो ये कह रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, खुद तो निकल गए वहां से, लेकिन नेटो अफगानिस्तान के हवाले से कंसर्न भी है, सिक्योरिटी कंसर्न, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, और जाहिर बात है नेटो खुद पाकिस्तान के साथ बायलैटरल दो तरफा ताल्लुकात जो उस पर भी वो आगे मामला चलाना चाहता है। और आपने सही कहा कि 3 साल के बाद तकरीबन, अब शुक्र है अमेरिका ने भी इस्लामाबाद में अपना सफीर जो है उसका कोना को ऐलान कर दिया, जो आजकल उनके ट्यूनीशिया में उनके हैं एम्बेसडर, पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, तो वो ही इज कमिंग टू इस्लामाबाद। तो चले ये भी एक मामला आगे चल रहा है। लेकिन अपना मीर साहब से बात यह है कि DGISI का मैं तो खाम खाऊं बात का बतंगड़ बनाया गया, इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया। ये आर्मी चीफ की जो तैनाती एक्सटेंशन थी उस पर भी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कितना ब्लंडर किया और मिसमैनेज किया सूरत हाल को। हालांकि उनके पास कैसे ऊंचे के लॉ एक्सपर्ट हैं ये फरोग साहब और ये सारे लोग बाबर रहमान, लेकिन फिर भी आपने देखा फरोग साहब तो आज के अहद के शरीफुद्दीन पीरजादा बनना चाह रहे हैं। जी हाँ, को अजीब बात समझ नहीं आ रही कि वो नेशनल नैब का ऑर्डिनेंस का उन्होंने भी निकाला है, उसमें 10 वक्तियां निकल आई हैं। अब वो कहने उसमें अमेंडमेंट जो है वो हम करेंगे बिकॉज नैब इज कंसर्न कि आपने तो बहुत अवहाम क्रिएट कर दिए। तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को कौन वजीर हैं जो उनको लेट डाउन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खासकर DGISI के केस में। ठीक है, मेरे ख्याल 25 तक नई DGISI ने रिपोर्ट करना है अपना कराची से, और मेरा तो ख्याल है कि दैट थिंग विल गेट थ्रू, क्योंकि अब इससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी और टेंशन क्रिएट होगी। खाम खा सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो इफेक्ट हुए, सेटबैक फॉर द प्राइम मिनिस्टर, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादा मैं समझता हूँ जो उससे भी ज्यादा एक वेरी इंटरेस्टिंग और कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमने तो कभी ये सुना था कि हमारे हर सिविल मिलिट्री लीडर जो है माजी में, मैं तो अयूब खान के दौर से देख रहा हूँ, वो मुख्तलिफ बुजुर्ग हैं, पीरों के पास जाते हैं जी, पीरों के पास जाते हैं, रूहानी लोगों के पास, उनसे दुआएं भी करवाते हैं अपने हक में, उनसे जरा एडवाइस भी लेते हैं कि कौन सा वक्त अच्छा है, कौन सा वक्त अच्छा नहीं है चेंज के लिए, वगैरह वगैरह। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। जी, तो मसला ये है कि वहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन अब ये जो इमरान खान साहब के दौर में ये जो अब खबर आ गई 4 दिन पहले, मीडिया दिखा रहा है अपने चैनल रिपोर्टर के जनाब, ये मरी रोड से लेके बनी गाला तक यहाँ पे दरख्तों के ऊपर लाल टाकियां लटकी हुई हैं, और बड़े अजीब तरीके से जिस तरह की बाई डिजाइन ये टाकियां लटकाई हैं बनी गाला तक। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? फिर इस किस्म की बातें भी घूम रही हैं कि ये तैनातियां होती हैं, जिस तरह बुजदार साहब हो गए या और सरकारी तैनातियां, इसमें जनाब कुछ ये स्पिरिचुअलिज्म और इस किस्म की चीजों का बड़ा जोर है, और ओरिजिन इसका बनी गाला है। फिर आज जनाब वो हमारे सीनियर लेडी एंकर आसमा शरीफ साहब ने एक खौफनाक कॉलम लिख दिया इसके ऊपर, और डायरेक्टली मेरे ख्याल उन्होंने फर्स्ट लेडी को जो है उसको उनको इम्प्लीकेट किया और उनको उनके ये एलिगेशन लगाई कि जी वो इस तमाम मामला में इन्वॉल्व हैं, जिसके ऊपर PTI वाले उनके पीछे बड़े पड़ गए खौफनाक तरीके से। कहने का मतलब मेरा ये कि इस तरह की चीजें पहले नहीं होती थी। ये बात सही है कि इमरान खान में भी चेंज आया पिछले 4 साल में, 3 साल में, जब से उन्होंने ये मौजूदा शादी की, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान के अंदर भी रूहानियत वाला एलिमेंट तो पहले भी था। आपको मालूम है कि मैं डॉक्टर शाहिद मसूद और इरशाद आरिफ साहब जब ये गिरे थे 2013 में, तो बेड रिडन से हम उनके घर गए थे ज़मान पार्क में। तो ज़मान पार्क में इन्होंने हमें खुद कहा कि बैठे हुए थे कि जनाब एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आपने सर्जरी नहीं करानी, मैंने आपकी बैक को देख लिया है, अपने तरीके से विजन मुझे आ गया और आप लेटे रहें, आप फिजियो कराएं और आप ठीक हो जाएंगे। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब मैंने उनकी बात मान ली, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। इरफान जेलमी साहब ने कहा था, इरफान हक जेलमी साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने बात कही थी। उसके बाद आप देखें कि नुसरत फतेह अली साहब की कवालियां, रूहानी कलाम और ये चीजें, फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने तो साथ वो अच्छी बात है।
कहता हूँ ठीक है कि वो हमेशा उनके हाथ में वो तस्बीह होती है, वो विर्द करते रहते हैं, चले अच्छी बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ना, अपना ये इमरान खान के हवाले से, बनी गाला के हवाले से, जादी टोना और ये चीजें, ये बड़ा डिस्कम्फर्टिंग है। ये एक अच्छी फीलिंग इंसान को नहीं देती कि भाई इसमें क्या सदाकत है, कितनी नहीं है, इमरान खान कितने अंदर इन्फ्लुएंस हैं, इस किस्म के मामला में ये होते भी हैं, ये ऐसी लोगों ने बना दिया। लेकिन ये टाकियां शाकियां, ये तमाम चीजें, और सोशल मीडिया पे तो आपको पता फिर बड़ा हंगामा मचा हुआ पिछले 3-4 दिनों से, और आज आसमा शराजी साहिबा के आर्टिकल ने तो फिर तबाहियां मचा दी हैं। तो ये अगर ऐसे कुछ ऐसा है तो मेरा ख्याल है खान साहब को ये चीज देखनी चाहिए कि रियासत के मामलात में, सरकारी मामलात में इस किस्म की चीजें जो है उनको नहीं चलना चाहिए कि जनाब ये तारीख अच्छी है तो ये महीना अच्छा है, ये महीना अच्छा नहीं है। और ये तो हिंदुओं के यहाँ था जी, हमारे यहाँ नहीं है जी। जरदारी साहब के दौर में अगर आपको याद है, हमें तो ये बताया गया था कि प्रेसिडेंसी में रोज पता नहीं कितने बकरे जो दिए जाते थे। हमने ये उस वक्त कहा कि भाई ये बकरे सरकारी खर्चे से प्रेसिडेंसी में दिए जा रहे हैं, जरदारी साहब के अपने जाती जेब से दिए जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसका भी कोई हमें जवाब नहीं मिला। तो ये मामला जो है ना, इजाज साहब एक थे जो पता नहीं क्या करते थे, फूके मारते फिरते थे, फिर आप नजर नहीं आते कहीं वो। जी बिल्कुल। और वो बेनजीर साहबा भी, और लेकिन ये तो बहुत बढ़ गया नहीं, ये तो घर में है, घर में से हो रहा है। हाँ, ये मामला बहुत बढ़ गया। रूहानियत, ब्रिगेडियर साहब, रूहानियत ये नहीं है। मैं चिश्तिया सिलसिले को भी जानता हूँ, साहिवाल का रहने वाला हूँ, बाबा फरीद का बिल्कुल न्याजमंद दूध जाता रहता था वहां, बचपन मेरा वहीं गुजरा है। मैं रूहानियत को पढ़ा भी है, समझा भी है, कुछ मुझे अंदाजा भी है। रूहानियत इसका नाम नहीं है, सच्ची बात ये है। सही जी। अब वो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और ये चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, पामिस्ट आते हैं, टीवी के ऊपर भी बताते हैं कि जी ये सितारा इधर है, ये सितारा ऊपर है, ये सितारे का ये पोजीशन है। और ये तो कोई रूहानियत नहीं है जी, ये तो रूहानियत जी। वो चले ठीक है, एक वो साइंस है। लेकिन ये जादू टोने वाला फैक्टर जो है ना, जो हमारी सियासत में आ गया है, मीर साहब, ये बिल्कुल एक अच्छी फीलिंग इंसान को नहीं देता कि इस तरह के इल्जामात, और फिर उसके बाद काउंटर, उसका काउंटर है, गवर्नमेंट की तरफ से रिबटल आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मरियम नवाज साहबा जो ग्लास लेके फिरती हैं, उनकी 10 तस्वीरें लग गई कि उनके हाथ में हमेशा एक स्टील का ग्लास होता है, ये भी किसी के कहने पे है। जब ये शो पड़ा तो एकदम अगली वो जब घर से निकली तो उनका 2 दिन पहले उनके हाथों से गायब था। तो बड़ी अजीब सी कुछ कैफियत है, सब कुछ बेचैनी वाली कैफियत है। कीमतें बढ़ गई हैं। आज बाजार में मुझे एक खातून मिली है, बंदा मिला, वो कहता जी मुझे पैसे दे, मैं अपने बिजली का बिल ये कैसे दूंगा। तो इस किस्म के पिंडी में आज देखें ना, पहली मरतबा लोग बाहर हैं ये जो महंगाई के खिलाफ। मैंने पहले कहता था कि लोग कभी नहीं बाहर निकलेंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन आज देखिए वो भी हो गया। पिंडी में लोग निकल आए बाहर, बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट है। और पीडीएम की जो अगर रैलीज होती हैं उसमें मेरा ख्याल है ये प्राइस फैक्टर जो है वो एक्सप्लॉइट तो करेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये डैमेज कंट्रोल करें, कितनी एक्सटेंट तक गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल करती है। IMF की डिक्टेशन ले ली, अब लोग बहुत परेशान तो हैं, बहुत परेशान है। तो ये कुछ अच्छा दिन नहीं चल रहे मीर साहब आजकल। मैं ये बता रहा हूँ, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को भी सेटबैक मिला है। तो दीज आर नॉट गुड डेज। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे बात करते करते बस हालात की वजह से बिल्कुल खो गया और वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। ये दुख है हमारा, सबका दुख है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे दुखों को खत्म करे, हमारी मुश्किलें आसान करे, और हम पर जो नहुसत के साए हैं उन्हें खत्म करे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। इसी के साथ जी बस अब कोई सर, यकीन आपने भी जिस तरह से आपने तज़िये में कहा, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि रूहानियत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वो आपका ज़ाती मामला है, लेकिन कौमें हमेशा मजबूत और मरबूत मुआशी पॉलिसियों के तहत तरक्की करती है। इसके साथ अपने मेज़बान गुफरान शुक्ताई को प्रोग्राम से जाद मीर के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।